Hello students, how are you? I hope you are pretty good. Very nice. So today we are going to start a new chapter students which name is Kalinga the turning point. So कैसे इस चैप्टर के अंदर बेटा जो कलिंगा है वो टर्निंग पॉइंट बन गया और किसके लिए वो टर्निंग पॉइंट रहा. ओके, सो लेट्स बिगिन. Let's kick off with warm up students. War is not a solution to any problem. All humans love peace. Let us read about Ashoka, the great Mauryan rulers of 3rd century BCE. At the height of his conquests, he realized that the cruelty of warfare and decided to renounce it. After that, he focused his efforts on promoting peace and well-being of his subject. He has left informations on the stones which promotes this message among people even today. So बच्चे जो वॉर है, युद्ध है, लड़ाई झगड़ा, वो क्या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो. सो हर एक ह्यूमन बेटा, ऑल ह्यूमंस क्या चाहते हैं? पीस. ओके, शांति को पसंद करते हैं, वो शांति को चाहते हैं. देन यहाँ पर जो चैप्टर है बेटा उसके अंदर हम रीड करेंगे जो अशोका से रिलेटेड चैप्टर है. अशोका कौन थे? ग्रेट मौर्यन रूलर थे 3rd सेंचुरी BCE के अंदर. और उनका बेटा जो साम्राज्य था वो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था, कॉन्क्वेस्ट बढ़ते ही जा रहे थे. देन उनको रियलाइज होता है कि जो क्रूरलिटी है, ओके, जो किसी के लिए भी गलत करना है वो अच्छी बात नहीं है. देन वो फोकस करते हैं, धीरे धीरे उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो फोकस किस पे करते हैं? अब एफर्ट किस पर डालते हैं? प्रमोटिंग पीस, ताकि पीस को ही प्रमोट किया जाए, वेल बीइंग ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. देन वो इंस्पिरेशंस देते हैं एंड ही हैज लेफ्ट इंस्पिरेशंस बन गए हैं लोगों के लिए भी, स्टोन्स विच प्रमोट्स हिज मैसेज द अमंग पीपल्स इवन टुडे. और आज तक भी उनका जो मैसेज है प्रमोट करने का लोगों के बीच में अभी भी फैला हुआ है और लोग उसको बढ़ाते ही रहते हैं, ताकि पीसफुल बहुत ज़रूरी है और कंट्री या लोगों के लिए शांति से रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और सब उसको पसंद भी करते हैं. By the time Ashoka became king, he was in his early 30s and experienced both war and peace. In the 8th year of his reign, Ashoka decided to invade the kingdom of Kalinga, which was just south of Magad. Around 262 BCE, the Maurya army invaded Kalinga and to their surprise, they faced a tough challenge. In spite of facing the huge Maurya forces, the Kalinga army fought with fierce courage and refused to surrender. At the end, both sides had lost thousands of soldiers, horses and elephants in a horrific battle. Ashoka had won not because the enemy had surrendered, but because there were no more men left to fight. The victorious king stood in the middle of the terrible. So बच्चे जो स्टोरी है ये है अशोका से रिलेट करते हुए. उस टाइम पर जो अशोका थे वो किंग थे बेटा, ठीक है, राजा थे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था. अर्ली 30s के अंदर वो किंग रहे थे, तो उनको है ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था वॉर का भी एंड पीस का भी बेटा. और 8 years ऑफ रेन, मतलब उनका जो साम्राज्य चला, ठीक है, राजपाट था पूरा, तो 8 years को हो चुके थे. उसके बाद अशोका जो डिसाइड करते हैं किंगडम ऑफ कलिंगा पर, कलिंगा की चढ़ाई करने के लिए, ओके, कलिंगा पर आक्रमण करना चाहते थे जो पड़ता था साउथ ऑफ मगध के अंदर अराउंड 262 BC में. मौर्य आर्मी इन्वाइट करती है बेटा, वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाती है कलिंगा पर और वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उन्होंने जब देखा ये तो काफी टफ चैलेंज है, ओके, और फेसिंग द ह्यूज मौर्य फोर्सेस, मतलब मौर्य फोर्सेस को फेस करने के बावजूद जो कलिंगा आर्मी है वो लड़ी है पूरे करेज के साथ एंड उसने रिफ्यूज कर देती है सरेंडर करने से, मतलब सरेंडर करने से वो अपने आप को मना कर देती है, सरेंडर नहीं करती. और उसके बाद दोनों साइड्स में थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, हॉर्सेस और एलिफेंट्स में से इतनी हॉर्रिफिक बैटल थी बच्चे जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था. एंड अशोका हैड वोन नॉट बिकॉज द आर्मी हैड सरेंडर. अशोका ने इसलिए नहीं जीता था कि आर्मी ने सरेंडर करा था, बिकॉज देयर वर नो मोर मैन लेफ्ट टू फाइट. ओके, क्योंकि यहाँ पर फाइट करने के लिए बचे ही नहीं थे, मैन नहीं बचे थे, सोल्जर्स नहीं बचे थे. जो विक्टोरियस किंग थे वो खड़े हो गए थे. किंग स्टूड इन द मिडल ऑफ द टेरिबल carnage. He had fought in a battlefield filled with the dead and dying and took a close look at what he had achieved. और जब उन्होंने देखा कि ये बैटल तो उन्होंने जीत ली है, लेकिन क्या देख रहे हैं, कितने सारे लोग मारे गए हैं. ओके, उनको क्लोज लुक से उन्होंने देखा कि उन्होंने जो अचीव किया है वो एग्जैक्टली क्या अचीव किया है.
कि पूरी बैटलफील्ड में मैंने सब जितने भी सोल्जर्स थे, जितने उनके हाथी घोड़े जो भी बैटल में होता है, क्या सबकी बलि दे दी है, मतलब सबको ही मैंने मार दिया है और उसके बाद मैंने अचीव किया है इन सब चीजों को। सो ये उन्होंने थोड़ा सा क्लोज लुक में देखा था बेटा। ओके, एक बोलते हैं ना डीप थिंकिंग के साथ उन्होंने ये चीजों को देखा और समझा कि फाइनली मुझे क्या अचीव हुआ है यहाँ पर। Was this terrible prize worth what he had gained? Ashoka's own words say it best, as he wrote in the 13th edict found in Shabagari near Takshila. 150,000 from Kalinga were captured, 100,000 were slain, and many times as many died. This was just the count of tragedy on the battlefield. Ashoka was also aware of the tragedy that enveloped the lives of the people left behind, on the families who never faced personal violence, death, and punishments from the loved ones. He was sensitive, so the real cost of war, what tragedy spreads far beyond the battlefield, and one man who lost his life also touches the lives of the friends, acquaintances, कंपेनियंस एंड द रिलेटिव्स। तो ये सब चीजें बेटा उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, जैसे वो टेरिबल प्राइज, मतलब एक तरह से उन्होंने कितना ज्यादा एक टेरिबल प्राइज पे किया है उसको गेन करने के लिए। अशोका के वो खुद वर्ड थे किन चीजों में कि उन्होंने एक्चुअल में हासिल किया है, तो किस बेस पर किया है, यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। 150,000 फ्रॉम कलिंगा से कैप्चर्ड किए गए हैं, 100,000 वर स्लेन है और बहुत सारे मर चुके हैं। एंड ये जो ट्रेजेडी है जो बैटलफील्ड में हमने देखा है अकाउंटेबिलिटी के तौर पर, तो हमने क्या पाया वहां पर, बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली पूरी खत्म हो चुकी है पर्सनल वायलेंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए हम कितने सुपीरियर हैं। और रियल कॉस्ट ऑफ वॉर हमने क्या दिया है, ट्रेजेडी स्प्रेड की है फॉर द बैटलफील्ड। एंड बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, द मैन one man who lost his life also touches the lives of friends. Okay, अगर एक इंसान खोता है तो उसके साथ उसके दोस्त, acquaintance, companions, relatives सभी तो खो जाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ मैंने चुकाई हैं। Then Ashoka admitted something that no victorious kings or political leader before or after him has ever confessed to. He said he felt remorse at the having conquered Kalinga and declared that even 100 or 1,000 part of those who were slain, died, were captured in Kalinga is today considered regretful by the beloved of the gods. This was not the old warrior Ashoka talking. This was a changed man who was admitting to his mistakes and his thoughts on the futility and tragedy of war. Ashoka carved his words to stone to his make sure this message endured and was read by people centuries later. अब जो अशोका है बेटा, तो वो तो इन चीज़ों को देखकर बहुत कन्फेस्ट करता है, अपनी गलती को कन्फेस्ट करता है कि मैंने जो रिमोर्स किया ही फेल्ट रिमोर्स। ओके, कहीं ना कहीं पश्चाताप फील हो रहा था कि उसने जो कंक्यूड किया है कलिंगा को। ओके, डिक्लेयर करता है इवन 100 and 1,000 पार्ट ऑफ दोज हु वर स्लेन, मर चुके थे, उनका मर्डर किया जा चुका था, डेथ हो चुकी थी, बहुत सारों को कैप्चर किया जा चुका था, एंड टुडे कंसीडर्ड वो करते हैं। एंड उसके बाद वो बिलव्ड ऑफ गॉड्स, ओके, गॉड को कहीं ना कहीं बोलते हुए कि धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने जो उनका माइंड है एक सही दिशा में मोड़ा है, अब वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो गए थे और उन्होंने अपनी मिस्टेक को एडमिट भी कर लिया था और सब चीज़ों को सोचते हुए जो ट्रेजेडी उनसे हुई थी तो अब उस पर काम करना चाहते थे और वो चाहते थे कि आगे आने वाले टाइम में ये ऐसा ना हो और ये मैसेज जो है वो सेंचुरी दर सेंचुरी लोगों के दिमाग में चला जाए कि इन चीज़ों से हमें कुछ हासिल नहीं होता। वॉर हमेशा क्या लेकर जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान की तरफ ही लेकर जाती है। एनी अदर किंग वुड हैव triumphantly celebrated his victory and soon began planning his next military campaign. Ashoka gave up conquest forever and never went to war again. No other king has given up war after winning a tough battle as Ashoka did. He is unique in his extraordinary decision. और जो बेटा अदर किंग्स थे वो तो अपनी जो सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी विक्ट्री को, ओके, प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट विक्ट्री कैसे होगी, नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन कैसे किया जाएगा, लेकिन अशोका ने जो ये चीजें थी वॉर से रिलेट करते हुए बेटा
बेटा अपने साम्राज्य को भी छोड़ने का निश्चय कर लिया था, गिव अप कर दिया था उन चीजों को। अदर किंग हैज गिवन अप वॉर आफ्टर विनिंग अ टफ बैटल। ओके, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो अपने टफ बैटल के बाद उस वॉर से गिव अप कर दे या उस साम्राज्य को छोड़ दे, लेकिन अशोका ने किया, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन के लिए आज भी यूनिक माने जाते हैं। देन अशोका मेड अ सेकंड रिजोल्यूशन, और अशोका ने एक सेकंड रिजोल्यूशन भी बनाया। ही वाज गोइंग टू डेडिकेट हिज लाइफ एंड द ह्यूज वेल्थ ऑफ हिज एम्पायर टूवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल लिव्ड बाय द रूल्स ऑफ वर्च्यू एंड अंडरस्टूड मोरल बिहेवियर सो दैट दे मे enjoy the blessing of non-injury, self-control, equables, conduct and gentleness, their principles he called. Then अशोका ने अब कैसे बताया सेकंड रिजोल्यूशंस के लिए क्या क्या चेंजेस वो चाहते थे, वो कैसे वेल्थ को एम्पायर मतलब अपने एम्पायर में कैसी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते थे, न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां पर लोग अपने रूल्स ऑफ वर्च्यू के साथ रहें, मोरल बिहेवियर को समझें और उन ब्लेसिंग्स को भी इंजॉय करते हुए, नॉन इंजरी से सेल्फ कंट्रोल करते हुए, सब चीजों को समझते हुए पर्पस तरीके से उस पर काम करते रहे और काम और स्टडी तरीके से आगे बढ़ते रहे। धर्मा द लॉज ऑफ गुड कंडक्ट एंड मोरल लिविंग, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया बेटा, धम। ठीक है, धम नाम दिया, और धम के थ्रू क्या है कि लोग किस तरह से गुड बिहेवियर करते हुए और बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सो द वॉर ड्रम्स वुड नाउ फॉल साइलेंट एंड इन एवरी डायरेक्शन वुड इको द कॉल्स ऑफ द ड्रम्स ऑफ धम, और हर जगह अब इन्हीं चीजों की बात होने लगी, धम की बात होने लगी कि किस तरह से इनको पूरी सोसाइटी के अंदर प्रॉपर तरीके से बिहेव किया जाए, मतलब उनको अप्लाई किया जाए सोसाइटी के अंदर। अशोका वॉज द स्टार्टिंग अ न्यू कैंपियन एंड लीडिंग अ न्यू आर्मी टू फाइट फॉर गुडनेस, काइंडनेस, टॉलरेंस एंड जेंटल लिविंग। अब उन्होंने एक नया कैंपेन तैयार किया, एक नई आर्मी बनाई जो अब किस चीज के लिए काम करेगी बेटा, गुडनेस के लिए, काइंडनेस के लिए, टॉलरेंस के लिए, जेंटल लिविंग के लिए। ही वॉज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ रियल सिविलाइजेशन, और वो क्या माने जाते हैं, फाउंडेशन ऑफ रियल सिविलाइजेशन के लिए माने जाते हैं। एंड इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। 2000 years later the world has still not learned to value what he said, and that is our tragedy. Then 2000 years तक भी बेटा उसके बाद भी हम समझ नहीं पाए हैं एक्चुअल में वो क्या वैल्यू समझाना चाहते थे। अभी भी लोग उस वॉर को खत्म करना नहीं चाहते और उस गलत रास्ते पर ही आज अपने आप को चलाते ही रहते हैं। That is our tragedy. Unlike the popular legend, it was not a dramatic transformation on the battlefield. This was thoughtful, practical king who chose a path that he believed would be for the welfare of the subject, would also benefit him. He remained a busy king all his life, very conscious of his duty towards the subject. He said of his role as a king. So बच्चे वो पॉपुलर लेजेंड ही नहीं थे, ओके पॉपुलर लेजेंड तो थे ही, लेकिन उसके अलावा क्या थे, इट वॉज नॉट अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक बैटल फील्ड में उन्होंने किया, बल्कि वो थॉटफुल तरीके से एक प्रैक्टिकल किंग भी रहे थे जिन्होंने ये रास्ता चुना अपने सब्जेक्ट को, अपने धर्म को एक वेलफेयर में आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में अप्लाई करने के लिए। एंड ही रिमेन्ड अ बिजी किंग ऑल हिज लाइफ, और उसने कॉन्शियस तरीके से अपनी ड्यूटी के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपना प्रॉपर तरीके से योगदान दिया है। एंड ही सेड ऑफ हिज रोल एज अ किंग, all men are my children, and just as desire for my children that they may obtain every kind of the welfare and happiness, so do I desire for all the men this. Therefore I have done, namely that at all hours, whether I am I in closed apartments, in the inner chambers, in a royal branch, or the horseback, or in the pleasures, orchards, and the reporters may report people's business onto me. So ये बच्चे उनके लिए कहा गए हैं, उनके कुछ शब्द हैं। He said to a role as a king की तरह, कि किंग के क्या रोल होने चाहिए, कि सभी जो मैन है, all men are my children, सभी के सभी मेरे बच्चे हैं। एंड मैं डिजायर करता हूँ, मैं आशा करता हूँ अपने बच्चों के लिए दैट मे ऑब्टेन एवरी काइंड ऑफ वेलफेयर, क्या ऑब्टेन करेंगे, वो हर तरह के वेलफेयर को ऑब्टेन करेंगे, हैप्पीनेस को, खुशी को अडॉप्ट करेंगे बेटा। और मैं ये डिजायर करता हूँ सभी लोगों से कि जो भी वो खाते हैं, पीते हैं, किस कहीं पर भी रहते हैं, इनर चैम्बर्स के अंदर, रॉयल रेंच के अंदर, या फिर हॉर्स बैक, इन द प्लेजर्स ऑर्चर्ड के अंदर, सभी के सभी उस वेलफेयर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और उसको अप्लाई करते रहेंगे।
These royal orders were even carved on pillars and rock across the empire. Officially were instructed to regularly read them out to the peoples who were mostly illiterate. What is fascinating is that the words to each edict are very similar. Also, the language is very personal. They are clearly Ashoka's own words. When we read the translation today, it is Ashoka's voice that speaks to us from 2 millennia in the past, full of the thoughts and emotions, his feeling of genuine remorse and the joy of discovering a new path of life. It is like reading his diary, 2300 years old and carved in stone. So बच्चे, ये जो वर्ड्स हैं उनके कि अपनी सोसाइटी के अंदर क्या मैसेज देना चाहिए, एज अ किंग उन्होंने क्या मैसेज दिया, किस वेलफेयर को अप्लाई करने के लिए बोला, अपनाने के लिए बोला, तो ये जो रॉयल ऑर्डर्स थे वो उन्होंने पिलर्स पर भी लिखवाए हैं, कार्व्ड ऑन पिलर्स, रॉक्स पर, ताकि जो लोग समझ पाएँ उन चीज़ों को और अप्लाई कर पाएँ, रेगुलरली रीड कर पाएँ और उन चीज़ों को छोड़े नहीं, और ये फैसिनेट करते रहे उन वर्ड्स को इन ईच एडिक्ट के अंदर जो सब सिमिलर रूप में आते रहेंगे. एंड ऑल्सो द लैंग्वेज इज वेरी पर्सनल, दे आर क्लियरली अशोकाज ऑन वर्ड, ताकि समझे लोग आने वाले टाइम में ये सारे अशोका के अपने वर्ड हैं जो वो रियल में एक्चुअली में चाहते थे. एंड दे रीड द ट्रांसलेशन टुडे, इट इज़ अशोकाज वॉइस, और आज के टाइम में हम उनको ट्रांसलेट करते हुए समझते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, अशोका की आवाज़ है जो अप्लाई करना चाहते थे टू अस फ्रॉम द मिलेनिया इन द पास्ट एंड फुल ऑफ थॉट्स, ताकि पीछे आगे और आने वाले प्रेजेंट टाइम में भी इनको यूज़ किया जाए और आज के टाइम में भी इनको अप्लाई किया जाए, और इसी पाथ ऑफ लाइफ को डिस्कवर करते हुए उनको आगे अप्लाई करना, उनकी फीलिंग को समझते हुए इनको कहीं ना कहीं सारे सबके थ्रू इनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए. और इसके अंदर लाइक रीडिंग हिज डायरी 2300 ईयर्स ओल्ड है एंड कार्व्ड इन स्टोन. तो ये चैप्टर बेटा यहीं पर ख़त्म होता है, जिसके लिखा गया है सुभानदा सेन गुप्ता. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करते हुए इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे, एंड यू हैव टू कंप्लीट बाय योर सेल्फ स्टूडेंट्स.